हेलो लालचंद जी, कैसे हो आप? और आपका पैर कैसा है? मैडम वो डॉक्टर ने 2-3 दिन आराम करने के लिए बोला है। मैडम एक केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी पे गोली चली है। और हमें बंदूक का पता लगाना है। हाँ मैडम, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, आई एम ऑन माई वे। ठीक है मैडम। दिलीप जी कहाँ एडमिट है? नाम क्या है आपका? मानसी। ये बच्ची आपकी? जी। दिलीप जी को आप ही लेकर आए थे? जी, वो मेरे ससुर लगते हैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, या बात कर सकते हैं? देखिए, इनकी हालत अभी उतनी भी सही नहीं है, सो प्लीज बी केयरफुल। श्योर। या प्लीज। दिलीप जी, कैसे हैं आप? बोलिए। हाँ दिलीप जी बोलिए। अंकित क्या दिलीप जी? एक मिनट मैम, प्लीज प्लीज थोड़ा साइड होइए। सिस्टर, देखिए मुझे लगता है इस वक्त आपका यहाँ होना सही नहीं है। इनकी हालत थोड़ी बिगड़ रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस डॉक्टर। ओके। ये मानसी है, दिलीप जी की बहू। उन्हें यही लेकर आई थी यहाँ। मानसी, अंकित कौन है? अंकित कौन है? वो पति थे मेरे। थे मतलब अब नहीं है? मैडम, 8 साल पहले अंकित लापता हो गए थे। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर और जो अंदर दिलीप जी हैं, उनको क्या हुआ? मैं सुमी के साथ बिजी थी, तभी सुमी, तुम यहीं पे रहना, मम्मा 2 मिनट में आई, ठीक है? बाबा रुकिए, मैं देखती हूँ। और जितनी जल्दी हो सका मैं बाबा को हॉस्पिटल ले आई और हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को खबर की। जो घर में घुसे थे उनमें से किसी का चेहरा देखा था आपने? सबके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। मानसी, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हें किसी पे शक है? जी मैडम। ये सही है मैडम। जब जब दिलीप काका के घर में कुछ भी होता है, आप लोग परेशान करने के लिए हमारे घर में आ जाते हो। दिलीप जी तुम्हारे सगे काका है मंगल, उन्हें गोली लगी है। दुख नहीं है तो अफसोस तो हो ही सकता है। मैडम, ना हमें कोई दुख है ना हमें कोई अफसोस है। और दुख और अफसोस नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि गोली हमने चलवा दी। देखिए मैडम, आप देखिए मैडम, दिलीप छोटा भाई है मेरा। उसके साथ जो हुआ है उसका दुख भी है मुझे। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसके साथ वो हमारा दुश्मन भी है, क्योंकि वो जो करने जा रहा था उससे मेरे बच्चे रास्ते पे आ जाते हैं। ऐसा क्या किया था उन्होंने? ये जमीन जिससे हमारा घर चलता है, हमारी रोजी रोटी चलती है, उसको बेचने चले थे हमारे काका। क्यों? अपने बेटे अंकित के प्यार के लिए। उसका बेटा कर्जे में था और वो हमारी जमीन बेचना चाहता था, और जब हमें पता चला तो हमने कोर्ट में केस दायर कर दिया। हो सकता है ऐसे किसी कर्जदार ने कर्जा वसूल करने के लिए गोली चलवा दी उनसे, और आप लोग परेशान करने के लिए हमारे पास आ जाते हो। इसकी चाबी कहाँ है? इसकी चाबी तो हमेशा बाबा के पास रहती है। लेकिन हॉस्पिटल में तो उनके पास कुछ नहीं था।
ये डायरी हमें एविडेंस के लिए लगेगी। जी बिल्कुल। थैंक यू। हेलो प्रगति, वो ना हो दिलीप पे जो अटैक हुआ है ना, उसका कनेक्शन अंकित से जरूर है। करेक्ट सर, यहाँ की कहानी भी कुछ सेम ही है। मुझे एक डायरी मिली है जिसके अंदर एक नाम है, हो सकता है ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट हो, और अंकित ने इससे बहुत सारा कर्जा लिया होगा। भवानी घाटी। लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि सर यहाँ पर भी सेम ही नाम सामने आया है और मैं उसी के पास जा रही हूँ। देखो प्रगति, ये भवानी घाटे कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, थोड़ा संभल के। सर गुंडा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना, कानून के सामने तो छोटा मोटा ही रहता है। करेक्ट। बाहर किसी ने रोका नहीं आपको? कोशिश की थी लेकिन नाकाम रही। अंकित वागले, उसने कुछ कर्जा लिया था आपसे। मैडम 7-8 साल हो गए इस बात को, आप लोग आज यहाँ कैसे? उनके पिता दिलीप वागले पर किसी ने गोली चलाई। तो आपको क्या लगता है हमने करवाया ये? अंकित ने लोन लिया था मुझसे और लोन की रकम जुए में हार गया, उसके बाद पता नहीं कहाँ भाग गया, और वो लोन चुकाने के लिए उसके बाप ने जमीन मेरे नाम पे कर दी। देखिए इसे कागज, और उसके भाई ने केस कर दिया, उसके बाद जमीन आज तक मुझे नहीं मिली। और इसीलिए आपने उस पे गोली चलवा दी। मैडम उसे मरवाने से मुझे जमीन नहीं मिल जाएगी, मैं तो भी कोशिश कर रहा हूँ कैसे भी करके मुझे जमीन मिल जाए जिस पे हक है मेरा। मुझे एक बात बताओ, 17 तारीख की रात को कहाँ थे तुम? अरे मैडम बर्थडे था मेरा, इधर ही घर पे पार्टी थी और सारे पंटन लोग साथ में थे मेरे। भवानी रूटीन इंक्वायरी हो गई, अब इससे ज्यादा पूछताछ के लिए आपको वारंट चाहिए और मुझे पकड़ने के लिए सबूत। अगली बार सबूत लेकर आऊंगी। सर, ये डायरी को देखकर लगता है जैसे कि अभी भी दिलीप जी अंकित को ढूंढ रहे थे। हाँ, लेकिन अंकित तो दिलीप जी का बेटा ही है, तो अगर वो उसे ढूंढ भी रहे थे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है प्रगति, पर हो सकता है ये तलाश दिलीप जी को किसी ऐसी जगह या किसी ऐसे इंसान के पास ले गई हो जहां उन्हें पहुंचना नहीं चाहिए था, और इसीलिए उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसे। मैडम, मंगल और पुरुषोत्तम दोनों सही बोल रहे थे, 17 तारीख को दोनों भी शहर में नहीं थे। मैडम ये कुछ टिकट्स है और रिश्तेदारों से भी कंफर्म किया, दोनों कोकन में थे किसी की शादी में। लालचंद जी, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको प्लान करके किसी पे अटैक करवाना हो तो आप क्या करोगे? मैं सबसे पहले एलिबा तैयार करोगे कि जिस वक्त क्राइम हुआ है आप वहाँ थे ही नहीं। एग्जैक्टली, इतने पक्के प्रूफ, ये टिकट, चलो मान लेते दोनों शहर में नहीं थे, लेकिन अटैक तो किराए के गुंडों से करवाया था ना। हो सकता है अटैक का प्लान करके दोनों शहर से निकल गए हो ताकि उन पे शक ना हो। करेक्ट। किराए के गुंडों से याद आया, भवानी का क्या हुआ? सर, उस दिन उसका बर्थडे था, वो सही बोल रहा है, उसके घर पर जोरदार पार्टी हुई है, इसमें उस पार्टी के सारे वीडियोस हैं, उस दिन उसके सारे आदमी वहीं थे। एक काम कीजिए, 8 साल पहले अंकित के मिसिंग फाइल की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए, हो ना हो दिलीप जी पे अटैक की कड़ी अंकित के गायब होने से जुड़ी हो। बेटा आज अंकल की याद कैसे आ गई? एक्चुअली अंकल, 8 साल पहले आपका एक केस था, बस उसी के बारे में आपसे बात करनी थी। मेरा केस? कौन सा बेटा? एक अंकित वागले नाम का लड़का गायब हो गया था। हाँ, अंकित वागले, वो केस तो मेरे रिटायर से पहले ही बंद हो गया था और कोर्ट ने उससे डेड डिक्लेयर कर दिया था। डेड? हाँ, वो 7 साल पहले ही मिसिंग हो चुका था, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, वो फाइल तो हमने पढ़ी, बस आपका ओपिनियन चाहिए था। इस केस में कुछ था ही नहीं, हमने सब पॉसिबिलिटी चेक की थी और लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन कुछ मिला नहीं। उस समय एक लैंड की डील भी हुई थी, उसमें भी कुछ नहीं मिला। लड़के के फादर को यकीन था कि इसके साथ किसने कुछ किया है, और इस केस में जितने लोग इन्वॉल्व थे
उन सब का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया था और इससे भी हमें कुछ मिला नहीं। इसके लिए हमने केस क्लोज कर दिया। हाँ अंकल, एक लिस्ट है हमारे पास, लेकिन अंकल इस लिस्ट में एक इंसान का नाम नहीं है, दिलीप वाघले। लड़के का फादर, उसने तो एफआईआर करवाई थी, इसके लिए हमें उसके पॉलीग्राफिक टेस्ट की जरूरत नहीं लगी। ठीक है अंकल, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। आई एम सो ग्लेड कि आपने प्रगति की टीम ज्वाइन कर ली। इट्स माय प्लेजर सर। थैंक्स। थैंक यू अंकल। वेलकम। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सर कहीं अंकित और दिलीप जी ने मिलकर हमें... नहीं प्रगति, अगर ऐसा होता तो दिलीप खुद पुलिस पर इतना जोर क्यों लगाता? उसके घर पे वो जो डायरी मिली और फिर वो खुद ही अंकित को क्यों ढूंढ रहा होता? और फिर 8 साल बाद खुद पर गोली। वैसे एक इंसान और है जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, मानसी। मैं बस अपनी बच्ची का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी। मानसी, यहाँ बात 45 लाख रुपए की हो रही और तुमने इतनी बड़ी बात हमें बताना जरूरी नहीं समझा? मैम, वो अंकित के इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा है जो पिछले साल ही आया था, जब पुलिस ने अंकित को मरा हुआ घोषित कर दिया था। मानसी, तुम्हारे पति के सर पर इतना बड़ा कर्जा है, शायद वही रीजन है कि आज वो यहाँ पर। और तुम्हारे ससुर जी वो हॉस्पिटल में। तुम्हारे फैमिली की कंडीशन इतनी खराब है, फिर भी तुमने इतनी बड़ी रकम हम सब से हाथ छुपा के रखी इसीलिए बची हुई है मेरी बच्ची के लिए। अगर बाबा को बता दिया होता तो ये पैसा भी... क्या? बाबा को क्या? बोलो मानसी। मैंने जानबूझकर छुपाई ये बात बाबा से। क्यों? क्योंकि मैं ये पैसा सुमी के लिए सिक्योर करना चाहती थी, उसके भविष्य के लिए। और अगर मैं बाबा को बताती तो शायद ये पूरा पैसा वो अंकित का कर्जा उतारने में ही लगा देते या किसी प्राइवेट डिटेक्टिव के ऊपर उड़ा देते, जिससे कुछ हासिल नहीं होता। अंकित तो वापस नहीं आता और मेरी बच्ची का फ्यूचर भी। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकती हो कि अंकित वापस नहीं आएगा? क्योंकि मरे हुए लोग वापस नहीं आते। और वैसे भी आपके कानून ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया था ना। और मरे हुए लोगों के लिए अपने मांग में सिंदूर भी नहीं भरते। ये बाबा के लिए, उनकी उम्मीदों के लिए। इन्हीं उम्मीदों के सहारे तो बाबा जिंदा हैं। ये लो भवानी, बची हुई रकम। जमीन का केस हम यहीं सेटल करते हैं। ठीक है, चल। सॉरी। दिलीप जी, डॉक्टर दिलीप जी, दिलीप जी आप सुन पा रहे? डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए, ही कांट ब्रीथ, प्लीज रश। डॉक्टर जब मैं यहाँ पर आई ये सब निकला हुआ था। दिलीप जी। मैम जरा एक मिनट। माय गॉड, डॉक्टर इज ही ओके? यहाँ अगर कुछ और देरी हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। नाउ इज स्टेबल। लेकिन डॉक्टर आपके वॉच में ये हुआ कैसे? जब मैं यहाँ पर आई सारी मशीनें ऑफ थी। देखिए, आई हैव रिकनेक्टेड ऑल द वायर्स। मशीन्स में कोई खराबी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। वो आदमी, और इस कमरे के आगे तो और कोई कमरा भी नहीं है। ऑफ कोर्स वो इसी कमरे से निकला था। लालचंद जी,
वो पार्टी वीडियो, भवानी के बर्थडे पे जो वीडियो मिली थी वो लगाओ। हाँ। तुरंत। एक सेकेंड। मैडम आप क्या ढूंढ रही है, क्या शोधता है तुम्हें? ये आदमी का पता लगाओ कि कौन है। मैडम, इस बार सबूत लेकर आई। ये आदमी, ये वही आदमी है ना जिसे तूने भेजा था दिलीप वागले का मर्डर करने हॉस्पिटल में? प्रगति जी, मेरी पार्टी में कोई मौजूद है इसका ये मतलब नहीं वो आदमी मेरा। बड़ी पार्टी थी, बड़े बड़े लोग आते हैं वहां पर। पार्टी तेरी, गेस्ट तेरे, अगर ये आदमी तेरा नहीं है तो है कौन? मुझे नहीं मालूम, और पार्टी में आए हुए हर इंसान पे नजर तो नहीं रख सकते। किसी गेस्ट के साथ घुस आया हो मुफ्त की दावत खाने, मुझे क्या पता कौन था। भवानी, सच सच बोल, वरना घसीटते हुए तुझे जेल लेकर चलूंगी। चल। प्रगति, इसके आदमियों को भी नहीं पता कि वो कौन था। ये आदमी है कौन? एक मिनट। लालचंद। हाँ सर। इस गाड़ी का नंबर रन करूं, देखो किसकी गाड़ी है। ठीक है सर। मैडम, हाँ? वो दिलीप जी की सीडर भी निकाल ली थी, आप सही थी। एक अनजान नंबर पे रेगुलर बात हो रही थी। कहीं वो अंकित का नंबर तो? मतलब बाप बेटे दोनों मिलकर सबको बेवकूफ बना रहे, लेकिन क्यों? लालचंद जी, नंबर की लोकेशन ट्रेस कर लिए, आपको भेज देता हूँ। ठीक है। अरे कौन है भाई? ओए, भाई नहीं, ताई। चल। अरे लेकिन किया क्या मैंने? चुप चुप के लोगों के फोटो लेता है और पूछ रहे मैंने किया क्या? अब फोटो खींचने के लिए आप अरेस्ट थोड़ी ना करोगे। फिलहाल अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब दिलीप वागले को जानते हो? हाँ, जानता हूँ, दिलीप वागले क्लाइंट है मेरा। क्लाइंट? हाँ, माई सेल्फ बबलू बोरा, लोग बीबी बोलते हैं मुझे। प्राइवेट डिटेक्टिव, दोस्ती दुश्मनी, बिजनेस में धोखा या शादी में अफेयर, बीबी इन्वेस्टिगेशन करता है फेयर एंड स्क्वायर। अब ये क्यों? क्या है ना, टीवी पे ऐड आ रहा था, इसीलिए चैनल चेंज कर रहा था। अब एडवर्टाइज खत्म, सीधा समाचार का चैनल लगा। दिलीप जी के लिए कुछ पता भी लगाया था या सिर्फ बेवकूफ बना रहे थे? मैडम, काम में कभी धोखा नहीं करता बीबी। ओके, आई अंडरस्टैंड। समाचार? मैडम, बेटा गायब हो गया था उसका, पुलिस ने भी हाथ ऊपर कर लिए थे। इसके लिए आया था मेरे पास, इसके लिए मैंने वो फोटो भेज दी उनको। मैडम, मेघ, फिलहाल नहीं, अगर इसे पकड़ लिया तो दूसरा भाग जाएगा। टाइमिंग इज एवरीथिंग। चलिए। देखिए मिस्टर जोगलेकर, हम जानते हैं कि ये गाड़ी आपकी नहीं है, लेकिन ये नंबर आपकी गाड़ी का है, जो कि इस मॉडल का तो छोड़िए, इस ब्रांड का भी नहीं है। देखिए, हमें ये भी पता है कि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया था, बस हमें ये जानना है कि आपने उस गाड़ी के साथ किया क्या। पहले तो रिन्यू करने का ट्राई किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया, इसलिए हमने स्क्रैप में बेच दिया उसे। और स्क्रैप डीलर का नाम? धवल आवड़े, ऐसा ही कुछ नाम था उसका। धवल आमरे? हाँ, धवल आमरे, हाँ।
असं नाही करायचं ना. देख अभी चोट लग गई तुझे. चल चल तेरी मरहम पट्टी करते. चल. किधर मैं किधर ले जा रहा हूँ मुझे? मैडम मुझे कुछ नहीं मालूम. कौन है दिलीप, कौन है? मुझे कुछ नहीं पता मैडम. नहीं पता तो भाग क्यों रहा था? बताएगा कि? बताता हूँ सर. मैं स्क्रैप की गाड़ी में डील करता हूँ सर, और साथ में चोरी की गाड़ी भी. वो हम जानते हैं, बस तुझसे कबूल करवाना था. तू स्क्रैप की गाड़ियों का नंबर चोरी की गाड़ियों पर लगाकर उसे बेचता है, करेक्ट? एक बात बता, ये गाड़ी किसको बेची थी? बोल. हाँ लालचंद जी, मिला तीसरा नंबर? आप एकदम सही कह रही थी. दिलीप के घर से दिलीप और मानसी के अलावा एक और नंबर भी एक्टिव रहता था. और उस एक्टिव नंबर का सीडीआर निकाल लिया है मैडम, पर एक बात अजीब है. हाँ जानती हूँ, उस नंबर से सिर्फ एक ही नंबर पर कॉल्स आते जाते होंगे, करेक्ट? मैडम आपको तो सब पता रहता है. मतलब सिर्फ एक नंबर पे बात करने के लिए एक नया नंबर एक्टिव किया गया. लालचंद जी, जिस नंबर पर बार बार कॉल्स जाते थे उसकी लोकेशन मिली? हाँ मैडम, कोई यज्ञेश गायकवाड़ करके है. यज्ञेश गायकवाड़? मैडम 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 ये गाड़ी मैंने यज्ञेश को ही बेची थी. आशुतोष सर, आप अंदर चेक कीजिए. सर देखिए. ये तो दिलीप वागले जैसा लग रहा है. लेकिन ये औरत कौन है? पता नहीं सर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही. जब इस घर में रहने का कोई सबूत नहीं है, सारे पर्सनल आइटम्स गायब है, इतना बिखरा हुआ है, तो ये इकलौती फोटो क्यों है? मैडम मेरा आदमी है, आपको बीच में नहीं आना चाहिए. तुम जैसे क्रिमिनल की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तुम्हारे दिमाग में हमेशा पिक्चर चलती रहती है जिसमें कानून तुम्हारा है, लेकिन आंखें खोल, कानून तेरे सामने खड़ा है और तू घुटनों पे. समझा? घेऊन जा याला. चल. और उसका नाम यज्ञेश है. आप जो फोटो दिखा रहे थे मुझे पहले से ही पता था. वो पार्टी में मुझसे मिलने आया था. हमारी डील हुई थी, मैं उसके बदले में दिलीप को मारूंगा, उसके बदले में वो 5 लाख देगा. भवानी को पता है इसके बारे में? नहीं, उसको नहीं पता था. आज मालूम पड़ा, इसलिए ये. यज्ञेश कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता मैम. काम होने के बाद भी तुम दोनों फोन पर बात कर रहे थे. तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स देखे मैंने, वो चेक करके ही तुम तक पहुंची हूँ. क्यों कॉल कर रहे थे? जिस दिन आप फर्स्ट टाइम भवानी भाई के घर पर आए थे, मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा केस है. बाहर किसी ने रोका नहीं आपको? कोशिश की थी लेकिन नाकाम रही. और इसीलिए तू उससे और पैसे मांग रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था उसे? एक काम कर, ये ले फोन ले और पैसे मांग. मेरे पास नंबर नहीं है मैम. उसका दूसरा नंबर तेरे पास है. अब फोन लगाएगा तू? लगाएगा? लगा लगा जल्दी. और स्पीकर पे डाल. हेलो साले, तूने फिर से और इस नंबर पे मना किया था ना? मुझे 5 लाख रुपए चाहिए. तेरा दिमाग खराब हो गया है? और कितना? लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, दे दे, नहीं तो सारी खबर तेरी पुलिस को दे दूंगा, वहां से पैसे मिल जाएंगे. हेलो हेलो. हाँ इधर ही हूँ. देख लास्ट टाइम, हाँ एक एड्रेस भेज रहा हूँ, आज शाम 6 बजे मिल उधर. भेज.
पूरे ना? तो ये लास्ट है ना? आज लास्ट है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये लास्ट है तेरा। बहुत हो गया यज्ञेश, अभी थोड़ा आराम कर ले। जेल में थैंक यू मैम, आपकी वजह से कुछ ईमानदारी का काम कर पाया। यू वेलकम, लेकिन तुम्हें सजा फिर भी काटनी पड़ेगी। ओके मैम। हाँ लालचंद जी। मैडम, वो दिलीप जी को होश आ गया है पर वो हॉस्पिटल से गायब है। व्हाट? हाँ मैडम, मुझे डर लग रहा है मैडम, आप थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। ठीक है, I'm on my way। मैडम अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मुझे मार देते। नहीं मारते, सबके लिए इतना आसान नहीं होता मारना। तुम्हारी तरह इसने मेरे बेटे को मारा है। जानती हूँ दिलीप जी, लेकिन इस तरह कानून को अपने हाथ में लेना ये कोई सलूशन नहीं है। भीमराज जी, इनको अपने साथ ले जाइए। चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बैठो। आज तो सर हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इसके माँ बाप ने इसकी शादी अंकित से करवा दी। मैं तेरे साथ नहीं भाग सकती यज्ञेश, लोग क्या कहेंगे माँ बाबा के बारे में। लेकिन तू मुझे छोड़ सकती है। नहीं, छोड़ना नहीं चाहती। तू चलना मेरे साथ, माँ बाबा से बात कर। तो तुझे पता है क्या बोलेंगे वो? पहले कई बार बात कर चुके हैं ना। लेकिन मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। देख मानसी, बस एक बार हिम्मत कर, फिर पूरी जिंदगी साथ रहेंगे हम। और माँ बाबा जिंदगी भर के लिए छूट जाएंगे और किसी से नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। फैसला तुम्हारा है। तुम्हारे फेरे होने तक तुम्हारे घर के पीछे इंतजार करूंगा मैं। अगर आ गई तो साथ चल लेना। मैंने इसकी बात नहीं मानी और अंकित से शादी कर ली। अगर तुमने अंकित से शादी कर ली तो फिर यज्ञेश तुम्हारी जिंदगी में वापस कैसे आए? अंकित से शादी तो कर ली थी, लेकिन मुझे उससे कभी प्यार नहीं हुआ। रोज रोज लड़ाइयां होती थी जिसकी कोई वजह भी नहीं थी। वो जब भी मेरे करीब आता था मुझे उससे घिन आती थी। वो कहने को तो मेरा पति था, लेकिन मेरे मन को हमेशा पराया लगता था। फिर एक दिन मैं यज्ञेश से मिली और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे सब कुछ बता दिया कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। और फिर मैंने इससे कहा कि मैं अब भी तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन इसने। लेकिन क्या? हाथ में ढेर सारा पैसा होता है ना, तो कोई भी फैसलों पर सवाल नहीं उठाता। मतलब मेरे पास एक प्लान है, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम साथ भी होंगे और कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। कैसे? तुम्हें अंकित की इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में मालूम था और इसीलिए तुमने उसे मारने का प्लान बनाया। हाँ, क्योंकि उसी पैसे से मैं और यज्ञेश साथ हो सकते थे। किसी की चिता की आग पर रोटियां सेकी नहीं जाती मानसी। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन मानसी ने मुझे अंकित से मिलाया और उससे बोला कि मैं उसके गांव का एक मुंह बोला भाई हूँ। और इसीलिए अंकित को तुम पे शक भी नहीं हुआ होगा। सर, वो अच्छा आदमी था। वो मानसी के साथ रिश्ते सुधारना चाहता था, इसीलिए उसको लगा कि उसके रिश्तेदार और दोस्तों से। इतनी आसानी से बोल दिया तूने कि वो अच्छा आदमी था। मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? सर, हमने अंकित को एक और रिश्तेदार से मिलने के लिए मना लिया था, इसीलिए मैं उन दोनों को पिक करने गया।
आइए जीजू। अरे मैं अपने गांव से एक खास मिठाई लेके आया हूँ, लीजिए खा के देखिए कैसी है। चले। हाँ जिंदा गाड़ दिया तुमने उसको। उससे तो मरना ही था, ऐसे या वैसे। किस मुंह से तुम दोनों प्यार की बातें करते हो? हाँ, यू बोथ आर कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स। उसकी बॉडी का क्या किया? सर हमने उसको उसी की ज़मीन पे गाड़ दिया था, और जब हमें पता चला कि उसके बाप ने पुलिस कंप्लेन की है और अंकित के कर्ज के बारे में और उसके ज़मीन के डील के बारे में, तो मैं बहुत डर गया था सर। इसीलिए क्या किया तूने? फिर मैंने उसे उस ज़मीन से निकाला, उसके टुकड़े टुकड़े किए और बैग में भरकर उन बैग्स को अलग अलग जगह दफना दिया। सात साल इंतजार किया था, और जब कोर्ट ने अंकित को मरा हुआ घोषित कर दिया, उसके इंश्योरेंस के 45 लाख मिले। लेकिन बाबा अभी भी परेशानी बने हुए थे। इसीलिए तुमने उन्हें रास्ते से हटाने का सोचा, और तुम्हें यह मालूम था कि अगर किराए के गुंडों से अटैक करवाती तो शक पुरुषोत्तम बागले पर जाता। करेक्ट? मैंने उनकी नब्ज चेक की थी, और मैंने जब एम्बुलेंस को फोन किया तो मुझे लगा कि वो मर गए होंगे। लेकिन उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए मौत बन के सामने आ गई। मानसी, एक बार भी तुमने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा? हाँ, जैसा कि यज्ञेश ने कहा था, यहाँ पे भी एक बैग मिला है। यहाँ भी सब। भीमराज जी, एविडेंस बैग में अच्छे से डाल। मिस्टर कुमार, सब कुछ अच्छे से लेबल करिए। दिलीप जी, हौसला रखिए। थैंक यू बेटा, मुझे नहीं लगा था कि मुझे अपना बेटा भी मिल पाएगा। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे तसल्ली है कि इस दुनिया से बेहतर जगह पे है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं दिलीप जी, बिल्कुल भी नहीं।